नमस्कार, मैं डॉक्टर पूर्णिमा साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया महाविद्यालय, कोरबा में हूँ और सहायक प्राध्यापक हूँ और मैं आज आप सबके साथ विश्व बैंक के कार्य विषय पर चर्चा करूँगी। विश्व बैंक के कार्य हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त जो कि MA सेकंड सेमेस्टर के 3rd यूनिट के अंतर्गत आता है, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसे मैं 2 वीडियो के रूप में आपको दूंगी। ये पहला वीडियो है और दूसरा वीडियो जो है उसमें मैं विश्व बैंक और भारत इस पर चर्चा करूंगी। तो आज हम विश्व बैंक के कार्यों पर चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि विश्व बैंक क्या है, फिर विश्व बैंक का संगठन क्या होता है, फिर विश्व बैंक के उद्देश्य क्या होते हैं, विश्व बैंक की पूंजी क्या होती है, इसी तरह से विश्व बैंक के वास्तविक कार्य क्या हैं, फिर विश्व बैंक की सफलताएं और असफलताएं। तो इतने बिंदु पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इनका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इनका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना और विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना है और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना विश्व बैंक का प्रमुख मोटो रहा है, प्रमुख नीति रही है और इसके लिए, इस नीति के लिए विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। तो ये विश्व बैंक है। ये जैसा मैंने अभी कहा कि विश्व बैंक 5 राष्ट्रों का समूह है, 5 बैंकों का समूह है, सॉरी। तो 5 बैंक यहाँ पर जो है वह कौन कौन से हैं, मैं अभी इनके नाम बताती हूँ आपको। पहला बैंक है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, दूसरा बैंक है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, तीसरा बैंक है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा बैंक है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और 5वां बैंक है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा बैंक। तो ये 5 बैंक है जो मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने जाता है तो उसको वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो जरूरी नहीं है कि हम अपने देश की समस्त पूंजी का उपयोग करें इसमें, इसलिए हमको वित्तीय व्यवस्था के लिए विश्व बैंक का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से विश्व बैंक जो है वह ऋण इत्यादि देकर सभी देशों की, सदस्य देशों की सहायता करता है। अब हम जानते हैं विश्व बैंक का संगठन क्या होता है। विश्व बैंक का संगठन में पहला संगठन है इनका प्रशासनिक मंडल। इस मंडल में प्रत्येक सदस्य देश द्वारा एक गवर्नर और एक स्थानापन्न गवर्नर नियुक्त किया जाता है और वर्ष में कम से कम एक बार इनकी बैठक होती है। दूसरा होता है सलाहकार परिषद। ये सलाहकार परिषद 7 सदस्यों की एक 7 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद नियुक्त किया जाता है जो कि बैंकिंग, व्यापार, उद्योग, श्रम और कृषि के विशेषज्ञ होते हैं। तीसरा होता है प्रबंध निदेशक मंडल। प्रबंध निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 20 होती है। प्रत्येक संचालन का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। चौथा संगठन जो है वो ऋणी समितियां। सदस्य देशों द्वारा मांगे गए ऋणों की उपयुक्त जांच करने के लिए बैंक ऋण समितियां नियुक्त की जाती है जो यथा समय अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और 5वां संगठन का हिस्सा है विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित समितियां। प्रशासनिक मंडल द्वारा विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अन्य समितियां भी गठित की जाती हैं, जिनके प्रमुख हैं विकास समिति, संयुक्त अंकेक्षण समिति, लागत समिति, बजट समिति, कार्मिक नीति समिति इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से ये 5 संगठन मिलकर विश्व बैंक को चलाते हैं। अब आते हैं हम विश्व बैंक के उद्देश्य क्या है। विश्व बैंक का पहला उद्देश्य है पुनर्निर्माण व आर्थिक विकास करना। विश्व बैंक जो है वो जर्जरित सदस्य राष्ट्रों के पुनः निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देता है, अर्थात अर्धविकसित और अल्प विकसित राष्ट्रों को उचित मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है, अर्थात
एक देश दूसरे देश से अधिक व्यापार कर सके, इस बात पर बल देता है। तीसरा उद्देश्य है विनियोग को प्रोत्साहन देना। ऐसे सदस्य राष्ट्र जो पिछड़े और कम उन्नतशील हैं तथा जो पूंजी के अभाव में प्राकृतिक साधनों को समुचित विदोहन नहीं कर पाते हैं, उनको उन्नतशील बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत पूंजीपतियों को भी ऋण गारंटी देकर उन राष्ट्रों में पूंजी के विनियोजन को प्रोत्साहित करता है। इसी तरह से चौथा उद्देश्य है पूंजी उपलब्ध करवाना। बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों में स्वयं पूंजी विनियोजित करता है तथा अन्य पूंजीपतियों को भी इस कार्य में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करता है। पांचवा उद्देश्य है शांतिकालीन अर्थव्यवस्था स्थापित करना। बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में सहयोग प्रदान करता है। विश्व बैंक की सदस्यता प्रत्येक राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य है, विश्व बैंक का भी स्वतः ही सदस्य बन जाता है। जून 1994 में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 173 थी। आज विश्व बैंकों की सदस्यता संख्या 189 है। अब हम आते हैं विश्व बैंक की पूंजी, अर्थात स्थापना के समय विश्व बैंक की अधिकृत पूंजी 10 अरब डॉलर रखी गई थी, जो 1 लाख अंशों में विभाजित थी। अप्रैल 1998 में बैंक के प्रशासन मंडल ने बैंक की अधिकृत पूंजी में 6.2 लाख शेयरों की वृद्धि की, जिससे अधिकृत पूंजी बढ़कर 91,436 मिलियन डॉलर हो गई। 30 जून 1989 को यह बढ़कर 1,15,668 मिलियन डॉलर तथा जून 1992 में यह बढ़कर 152.24 बिलियन डॉलर हो गई। बैंक की अधिकृत पूंजी में प्रदत्त 10,060 मिलियन डॉलर है। ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, अगली बार मैं कोशिश करूंगी कि नए आंकड़े उपलब्ध करवाऊं। फिर हम आते हैं विश्व बैंक के कार्य। विश्व बैंक के प्रमुख कार्य जो है वह है सबसे पहला कार्य ऋण प्रदान करना। विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को निम्नलिखित साधनों से ऋण उपलब्ध करवाता है। उसी तरह से दूसरा कार्य है पूंजी में से ऋण देना। बैंक सदस्य राष्ट्रों को ऋण देने के लिए राष्ट्रों से ऋण ले सकता है और ऋण दे भी सकता है। तीसरा है कोष से ऋण देना। बैंक सदस्यों देशों को विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी में से ऋण दे सकता है और अधिक से अधिक बची हुई पूंजी का 20% प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से अगला है गारंटी देना, अर्थात ऋण प्रदान करने के लिए गारंटी भी देना जरूरी होता है। तो ये जो बैंक है वह क्या करता है, वित्तीय संस्थाओं को ऋण देता है और गारंटी भी देता है। यह गारंटी देता है कि हम आपको ऋण अवश्य उपलब्ध करवाएंगे। इसी तरह से पांचवा कार्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम। विश्व बैंक सदस्य देशों के अधिकारियों के लिए वित्त और मौद्रिक व्यवस्था कर प्रणाली, तकनीकी कुशलता, बैंकिंग संगठन इत्यादि की प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करता है और इस कार्य के लिए 1995 में वाशिंगटन आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना भी की गई। इसी तरह से प्राविधिक सहायता देना भी यहाँ पर इनका कार्य है। इसके लिए यह आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है और प्राविधिक सहायता प्रदान करता है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाना भी विश्व बैंक का एक प्रमुख कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या को सुलझाने के लिए विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों की जो समस्याएं रहती है उसी को सुलझाने का प्रयत्न करता है। इसी तरह से अब आए हम विश्व बैंक की सफलताएं। विश्व बैंक अपने संगठनों के माध्यम से, विभिन्न प्रयासों के माध्यम से और विभिन्न नीतियों के माध्यम से बहुत अधिक सफल रही है। विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित कार्यों की प्रगति को यदि हम देखें तो इसको हम इनकी सफलताएं कह सकते हैं। जैसा पहली सफलता है विश्व बैंक की कि वित्तीय साधनों का इन्होंने विस्तार किया है, अर्थात इनके पास जितनी पूंजी थी वह पूंजी पहले की तुलना में कई गुनी बढ़ी है। 50 वर्षों में विश्व बैंक ने अपनी पूंजी को दुगने से भी अधिक कर लिया है। इसी तरह से ऋण प्रदान करना, विश्व बैंक की सफलता 30 जून 1992 तक विश्व बैंक ने कुल 218,210 मिलियन अमेरिकन डॉलर के ऋण स्वीकृत किए थे। यह भी डेटा मेरे पास पुराना है। फिलहाल मैं कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में मैं यहाँ पे नया या तात्कालिक डेटा उपलब्ध करवाऊं। विश्व बैंक की सफलताएं तकनीकी सहायता में भी जुड़ी हुई है।
अर्थात विश्व बैंक अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों को या सदस्य बैंकों को तकनीकी विशेषज्ञ भेजकर उनका आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है और तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से इनकी सफलता या प्रगति को देखने के लिए हम विकासशील देशों को प्रदान किए जाने वाले ऋण को भी देखते हैं। छोटे छोटे देश जो अल्पविकसित हैं और सदस्य देश के रूप में शामिल हैं, उन्हें बैंक विद्युत शक्ति के लिए, परिवहन के लिए ऋण इत्यादि प्रदान करता है और इसका विकासात्मक स्वरूप जो होता है वह बहुत ज़्यादा हमको दिखाई देता है, जिसकी कल्पना करना असंभव शामिल होती है। अर्थात एक देश अल्प विकसित होता है, वह विकासशील देश में पहुंचने में विश्व बैंक का बहुत बड़ा हाथ होता है उसको पहुंचाने में। तो ये इनकी सफलता कहलाएगी। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यह संस्था विश्व बैंक से संबंधित है। हम जानते हैं इनकी स्थापना 1956 में की गई थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य ही है वित्तीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। तो विश्व बैंक के साथ संगठित होकर यह सदस्य देशों को वित्तीय व्यवस्था प्रोत्साहित करता है, वित्तीय व्यवस्था प्रदान करता है और सदस्य देशों के अनुमोदन पर वह सदस्य देशों के किसी प्राइवेट कंपनी को भी यह क्या करता है, वित्तीय व्यवस्था देने की बात करता है। इसी तरह से अणुशक्ति के लिए ऋण, विश्व बैंक ने जहां बिजली, संचार, उद्योग, यातायात के साधनों के विकास के लिए ऋण दिए हैं, वहीं उन्होंने इटली को $4 करोड़ का ऋण अणुशक्ति के विकास के लिए दिया था। इसी तरह से विवादों का समाधान, विभिन्न सदस्य देशों में यदि आपसी मतभेद उत्पन्न होते हैं तो उसका समाधान भी विश्व बैंक करता है। विश्व बैंक की मध्यस्थता से हम बहुत सारे हमारा ही उदाहरण दें हम तो भारत पाक की जो समस्या थी उसमें नगर जल विवाद इत्यादि को इन्होंने सुलझाया है। फिर हमारे इनकी थोड़ी सी असफलता, किसी भी तथ्य के दो पक्ष होते हैं, सफलता और असफलता। तो सफलता जहाँ मिलती है वहाँ कई आलोचनाएं भी हमको देखने को सहने को मिलती हैं, तो इन्हीं आलोचनाओं को हम यहाँ इनकी असफलता भी कह सकते हैं। यद्यपि विश्व बैंक की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, परंतु इनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हम या कहें कि दूसरे राष्ट्र जो हैं वो आलोचना भी करते हैं, उसे हमको स्वीकार भी करनी होती है। पहली जो असफलता है वह है ब्याज और कमीशन की दरें। विश्व बैंक द्वारा जो ऋण प्रदान किए जाते हैं उनका वार्षिक ब्याज 8% आता है। एक व्यावसायिक दृष्टि से तो यह ब्याज भले ही बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक अर्धविकसित देशों के लिए ब्याज की दर की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। 8% वार्षिक ब्याज बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये इनकी आलोचना होती है या असफलता कही जाती है। दूसरी आलोचना में हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित देशों को कम ऋण देना। एशिया तथा अफ्रीका के गरीब देशों को विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता से आर्थिक विकास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। इसी कारण इन देशों के प्रतिनिधियों ने विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में बैंक की रणनीति की आलोचना की है। तीसरा हमारा जो कहें कि असफलता है वह है ऋण देने में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। विश्व के काफी देशों ने इस बात को यहाँ पर आलोचना के रूप में बताई है। वे कहते हैं कि विश्व बैंक द्वारा जितना भी ऋण दिया जाता है उनका अत्यधिक प्रतिशत पश्चिमी देशों के लिए होता है, बहुत कम हिस्सा एशियाई देशों के विकास के लिए दिया जाता है और यह सर्वथा सत्य भी दिखाई देता है। फिर इसी तरह से ऋण देने में विलंब करना, बैंक द्वारा ऋण देने में बहुत ज़्यादा विलंब किया जाता है क्योंकि इनके ऋण लेने वाले देश को बहुत सी प्रारंभिक कार्यवाहियों को पूर्ण करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त ऋण देने से पूर्व ऋण चुकाने की शक्ति और उनकी आवश्यकता पर भी अधिक बल दिया जाता है। अर्थात विश्व बैंक यह देखता है कि यदि हमने किसी अल्पविकसित देश को ऋण दे दिया तो क्या वो उसे चुका पाएगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क जो लगता है उस पर वह पहले बहुत ज़्यादा सर्च करता है और फिर उसके बाद ही ऋण देता है। तो इस तरह से समय ज़्यादा लगना यह आलोचना का पात्र बनता है। इसी तरह से कृषि आदि के लिए ऋण, विश्व बैंक अल्पविकसित देशों को ऋण अधिकांशतः कृषि से संबंधित कार्यों के लिए ही देता है, भारत एवं मूलभूत उद्योगों के लिए नहीं। भारत को जितने ऋण दिए गए हैं वे अधिकांशतः कृषि, सिंचाई, बिजली, खनिज इन्हीं के विकास के लिए ही इनको ऋण दिए गए हैं। इसी तरह से हम देखें कि हम विश्व बैंक की असफलताएं जो होती हैं वह जो है
विश्व बैंक ने ऋणों को नियमित अदायगी और ब्याज के समायोजित भुगतान को प्रोत्साहित किया है। बैंक आसान शर्तों पर 25 से 30 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देता है, जो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। इसी तरह से बैंक ने एक बहुपक्षीय व्यापार और निवेश प्रणाली का भी विकास किया है। तो इस तरह से ये इन सारी बातों को देखने से हमको पता चलता है कि जहाँ विश्व बैंक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से निपटा रहा है, तो जब कोई कार्य करेगा तो उसकी आलोचना भी होती है और इसे हम स्वीकार करते हैं या विश्व बैंक स्वीकार करता है। तो विश्व बैंक के बारे में मैंने अभी आप लोगों को ये सारी बिंदु पर थोड़ी सी चर्चा की। अब हम विश्व बैंक और भारत को बहुत छोटे से रूप में यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि इसके बिना ये अधूरा लगेगा। लेकिन विश्व बैंक और भारत इस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगी। हम थोड़ा सा यहाँ पर जानते हैं विश्व बैंक और भारत। तो विश्व बैंक ने भारत 1990 के बाद से अब तक भारत अपनी गरीबी को दूर करने में बहुत ज़्यादा सफल रहा है, यह विश्व बैंक का कहना है। अर्थात विश्व बैंक का भारत के प्रति दृष्टिकोण जो है वह अच्छा है। भारतीय इकोनॉमी ने पिछले 15 वर्षों से 7% से अधिक विकास की दर हासिल की, यह भी विश्व बैंक का कहना है। इससे यहाँ गरीबी दर कम करने में मदद मिली है और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे विश्व बैंक का एक नीति है और वह प्रमुख नीति है गरीबी दूर करना विकासशील और अर्धविकसित राष्ट्रों की। तो इस तरह से मानवीय विकास में ठोस प्रगति हमने गरीबी दूर करके हासिल की है। इसी तरह से ग्लोबल डेवलपमेंट में भारत की भूमिका को भी विश्व बैंक ने रेखांकित किया है और कहा है कि भारत ने घोर गरीबी को कम करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसे मोर्चे पर भी प्रभावी भूमिका निभाई है। इसी तरह से दुनिया के इस शीर्ष बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट आगे भी बनी रहने और गरीबी दर घटने की उम्मीद भी जताई है, यानी संभावना भी जताई है। हमारे संबंध विश्व बैंक से बहुत अच्छे हैं। हालांकि इससे भारतीय इकोनॉमी के समक्ष चुनौतियों का जिक्र भी किया है। हम सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे, लेकिन चुनौतियां हमेशा ही सामने रहती है और सबसे बड़ी चुनौती भारत की क्या है? जनसंख्या की बहुत ज़्यादा वृद्धि की दर। और इस वृद्धि की दर या जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की दक्षता हमको सुधारना होगा। शहरों में जमीन का प्रयोग और अधिक कुशल तरीके से करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा। इसके अलावा जल प्रबंधन में भी सुधार की जरूरत भारत को बताई गई है। अलग अलग सेक्टर में पानी के वितरण के लिए नीति निर्माण की जरूरत होगी। देश की बड़ी जनसंख्या अभी तक ठीक से बिजली से भी नहीं जुड़ पाई है, इसमें और सुधार की जरूरत होगी और यह सर्वथा सत्य दिखाई देता है। फिर भी भारत इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था इस पर तेजी से काम कर रही है। तो इस तरह से विश्व बैंक और भारत के संबंध जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व बैंक और भारत का संबंध जो है शुरुआती अध्याय से ही रही है। अर्थात जब से विश्व बैंक की स्थापना हुई 1945 से, तब से हम भारत जो है वो एक हस्ताक्षरित देश के रूप में विश्व बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।